बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। जब भी बजट आता है कहा जाता है ये अवाम दोस्त बजट है। मजे की बात यह है कि 76 ईयर्स में पहली दफा कुछ सच बोल दिया गया और वो सच ये था कि ये बजट हुकूमत खुद कहती है कि अवाम दोस्त तो नहीं है, आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। चलें, एक बात तो एक्सेप्ट हुई और बड़ी ये खुशाई बात है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका हमने भुगत तो लिया, मान तो लिया कि जनाब अवाम को कह दिया गया ये तुम्हारे लिए बजट नहीं बना हुआ, ये पाकिस्तान के लिए तुम्हें जो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी उसको तुम भुगतो। और फिर ये कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो IMF के डिक्टेशन था, हम कुछ नहीं कर सकते थे और हम चाहते भी तो नहीं हो पाता था। ये जितने भी पार्टीज इस वक्त शिकायत कर रही हैं, मैं पीपल्स पार्टी की भी बात करूंगी कि जनाब हमसे पूछ के मशवरा करके काम नहीं किया गया, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आपके जितने भी मईशत दान थे वो दरे के दरे रह गए। आपके पास जितना टैलेंट था वो बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आप दूसरों के रहमो करम पे इस वक्त हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पे ये दौर अभी अचानक से आ गया। ये 2001 में पहले ही IPPs के हवाले से भी इंडिकेट कर दिया गया था कि अगर आपने इस तरह की कोई काम पावर सेक्टर में करने की कोशिश की तो आपको 25 साल बाद ये नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि कर्जा लिया जाता है, पहले हम लेते हैं और इसलिए लेते रहे कि ताकि डेवलपमेंट के काम पे तवज्जो दे सकें, लेकिन इस वक्त हम कर्जा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कर्जे के बाद हमें मजीद कर्जे कैसे उतारने हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं और आप किसी से मुस्तकिल कर्जा लेना शुरू कर दें तो एक दिन आएगा कि वो हमसे मुंह फेर लेगा। और यही मिसाल हमारे सामने रही है कि अब पहले तो कोई भी वजीर आजम सदर हमारी कुर्सी पे बैठता था तो वो कहता था जनाब मैं इस कुर्सी पे बैठ गया हूं, चलो जनाब उम्रा करके आ जाता हूं। वो उम्रा करने नहीं जा रहा होता था बल्कि बेसिकली वो अपना चेक लेने जा रहा होता था सऊदीया से, और उसके बाद वो कहते थे हमें जो है वो हमारे काम चलाने के लिए इमदाद कर दी गई है। अब IMF तो हमें पैसे दे देकर थक गया। अब उसने क्या किया कि क्योंकि हमने उसका कर्जा लिया हुआ है तो अब इस्लामाबाद में उनका ऑफिस बना हुआ है और वहां पे हमारे एक छोटे छोटे वाउचर्स भी जो होते हैं वो उनके ऑफिस में जाते हैं, उसके बाद वो चेक होके हमारे पास आते हैं कि आया ये खर्चा किस तरह से किया गया। अच्छा, ये बात मैंने भी शायद अपने प्रोग्राम्स में की हो कि IMF ये नहीं चाहता कि गरीबों पे टैक्स लगे, बाकी ओवरऑल वो उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम चीज़ों पे, अशराफिया पे भी आप टैक्स लगाएं और टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें। इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अगर दूध के ऊपर टैक्स लगा है और दूध जो है वो आम आवाम लेती है, एक छोटा कोई भी घर में किसी के 4-5 बच्चे हैं, कोई घर में दूध ला रहा है, दूध एक बेसिक नेसेसिटी है। अब दूध पे टैक्स लगाने का भी आपके सियासतदानों ने नहीं किया, आपकी हुकूमत ने नहीं किया, ये सब कुछ ये आपके IMF ने किया कि चूंकि तुम्हारे यहाँ दूध बनता ज्यादा है और तुम्हारी जो प्रोडक्शन ज्यादा है तो चलो जनाब इस पे भी टैक्स लगा दो। उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे भी बड़ी तनकीद हुई कि जब तमाम चीजों पे इतनी आप हाथ रोक रहे हैं तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्यों, इतना पैसा क्यों लगाया गया। तो इसमें ना पीपल्स पार्टी का हाथ था और ना ही जो है इस वक्त हुकूमत ये चाहती थी कि इसमें पैसा दिया जाए। लेकिन छोटी सी थ्योरी आपको बताती चलूं मैं कि जो ये अवाम की डेवलपमेंट के लिए या उनकी रिलीफ के लिए जब छोटे तबके को पैसे दिए जाते हैं तो वो इकोनॉमी का एक असूल है कि वो पैसा रोलिंग में आता है। फर्ज करें एक आम आदमी है जो कमा नहीं सकता, एक बेवा है जो अपने घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकती, अगर उसके पास पैसा जाता है तो वो दुकानदार के पास जाती है, उससे कुछ सौदा लेती है। वो सौदा लेने वाला जब उसके पास पैसा आएगा छोटे परचून के पास तो वो बड़े रिटेलर से चीज खरीदेगा। ये पूरा साइकिल चलता है और ये एक घर की कहानी नहीं है। अगर 90 लाख घरों में अगर वो सपोर्ट जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपके ये बेनिफिशरीज के काम जितने भी हैं, रिलीफ के काम जितने भी हैं, वो पैसे की रोलिंग होती है जिससे आपका माशरा सुधर सकता है। लिहाजा जो लोग इन चीजों पे तनकीद भी करते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि किस तरह से ठीक होगा। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है कि मसला ठीक कैसे हो। मसला तो इस वक्त ये है कि जितनी ओवरऑल सूरत हाल है, आपको अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन बड़ी मुज़ाहिका खेज बात है कि पैदावार में हम तो कुछ बना नहीं रहे सिवाय इसके कि आप वो जहन जरूर बना रहे हैं जो आप बाहर वालों को एक्सपोर्ट कर सकें। यानी कि आपका ब्रेन ड्रेन अच्छा खासा हो रहा है। आप अपने बच्चे को इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और इसलिए यहाँ पे आप बड़ी बड़ी तालीम दिलवा रहे हैं, डिग्रियां दिलवा रहे हैं, क्योंकि वो बाहर जाके सर्व करेगा। पाकिस्तान में तो आप सर्व करवा नहीं सकते उसको।
हल क्या है? क्या तमाम सियासतदान इस वक्त जो पाकिस्तान में है सारे ही करप्ट हैं? हम ये कह लें कि जनाब कोई भी काम नहीं करना चाहता, या ये कहा जाए कि आते तो हैं काम करने के लिए, करप्ट कोई नहीं है, लेकिन ये पूरा जो माफियाज है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े आपके सेक्टर्स जो हैं, ये माफियाज आपको काम करने नहीं देती। यही वजह है कि चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज हो, या आपकी ऑटोमोबाइल की जो आपकी पूरी इंडस्ट्री है, तमाम चीजें जो है माफिया बन के आपके सामने खड़ी हुई। प्रोग्राम में दूसरे इश्यूज पे जो बात करेंगे वो ये है कि जो भी सीट पे होता है उसको निजाम के खिलाफ बातें नजर नहीं आती, लेकिन अगर हमारी तो पाकिस्तान की तारीख रही है, अगर वो जेल की सलाखों के पीछे है या उसे हुकूमत छीन ली गई है तो उसको पूरे निजाम में करप्शन नजर आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि बानी पीटिया इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके दिल में इस वक्त दर्द है कि अवाम के ऊपर जो है महंगाई का बोझ भी गिरा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। तो पहले जब वो सीट पे थे तो कितनी चीजों में डेवलपमेंट हुई थी, इस पे हम बात करेंगे, और कुछ बात करेंगे पूरे ओवरऑल निजाम की कि क्या मौजूदा गवर्नमेंट पे वाकई इतना प्रेशर आ गया है कि वो बिजली के यूनिट्स पे बात करते हैं। और ये कहना है जनाब कराची पोर्ट का जो उन्होंने 1200 अरब की चोरी के हवाले से बात की है, तो उसमें बाकी रिसर्च के साथ वो कहते हैं कि इसको रिलीफ देना चाहिए। ये वो देना चाहते थे, या फिर ये जो इस्लामाबाद में धरनों का सिलसिला और ये जो अवाम जो बाहर निकल आई है, ये तमाम चीजों के बाद वो प्रेशर है जिसकी वजह से 300 यूनिट की और 200 यूनिट की बात की गई है। तमाम मौजूद पे बात करेंगे। फारूक राडी मेरे साथ मौजूद हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद है जक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त सलमान रहमान साहब ने, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे शमशाद सिद्दीकी साहब, MKM से आपका ताल्लुक है। फारूक राडी साहब, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुन लिया है, क्या कहते हैं बजट की सूरत हाल और इस वक्त जो महंगाई की का हाल है, ये एक साल भी निजाम चल सकेगा? देखिए, बात सारी ये है कि जैसे आपने खुद ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि हम अब जो कर्जा ले रहे हैं वो पिछला कर्जे की सूद की अदायगी और उसकी इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं। यानी कि हमारे पास कोई ऐसे जराए नहीं है जहाँ से कि हम कोई चीज़ जनरेट कर सके। ना ही हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है जहाँ से हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बैठी हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बजट चाहे जिसने भी बनाया, IMF आपको ये नहीं कहता कि आप अशराफिया के ऊपर टैक्स ना लगाएं। IMF तो आपको ये नहीं कहता कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स ना लगाएं। IMF आपको ये तो नहीं कहता कि आप ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके सारी चीज़ें माफ़ की हुई, ट्रैवलिंग माफ़, हर चीज़ पे उनको रियायत दी है, मराहत दी गई है, तो आम आवाम का क्या? पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान किया कि ये बजट जो है ये हमने IMF के साथ मिलकर बनाया। देखिए, बजट बनाने के लिए आपको ना किसी मुंशी की ज़रूरत है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ना किसी बैंकर की ज़रूरत है। बजट आपका मईशतदान बनाता, आपका इकोनॉमिस्ट बनाता है। जब हमारे मुल्क में वर्ल्ड रेनाउंड इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं तो आप फिर इन लोगों से क्यों करते हैं? आप देखें, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं, कितने ऐसे ममालिक हैं जिनके दारुल हुकूमत में ये ऑफिस मौजूद हो जो हमारे यहाँ मौजूद है। बड़ी शर्म की बात है कि हम अपने यहाँ वो ऑफिस खुलवा के बैठे हुए, हमारे वाउचर्स उनके पास जा रहे हैं, यानी कि आपने पूरा मुल्क गिरवी रखवा दिया। पहले सिर्फ स्टेट बैंक की बात हो रही थी। सर, स्टेट बैंक से तो आई एम सॉरी टू से कि चलो 1.5% उन्होंने कम कर दिया, उसमें इंटरेस्ट रेट ने बहुत बड़ा तीर मारा। आज इनकी इस पॉलिसी की वजह से इन्होंने ये कहा था कि हमने इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया है ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। इन्फ्लेशन तो इनसे कहीं कंट्रोल नहीं हुआ। अब मुझे ये बताएं कि 22%, अब तो 1.5% कम कर दे, 19.5% या 21% जो भी है, 20 पॉइंट ऑफ, उस पर क्या आप धंधा कर सकते हैं? क्या आप कारोबार कर सकते हैं? कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें ये आपको रेट ऑफ रिटर्न मिले? इसका नतीजा ये हुआ, जितने छोटे कारोबार करने वाले लोग थे उन्होंने अपने कारोबार बंद किए। उसके बाद 10 मुलाजिम थे, 15 थे, 5 थे, वो सारे फारिग हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए। उसने जाके बैंकों में पैसे रखे और खामोशी से अपना रिटर्न ले रहा है।
कि ना रेस्ट ना कुछ। तो इस तरह मईशत नहीं चलती, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क। आप देखें इंडस्ट्री का जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज ओनली 7%। चलिए ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते हैं। क्या ये ग्राउंड रियलिटी है कि इस वक्त ये पूरा बजट जो है ये फेक उसमें बना हुआ है, इसमें कोई भी चीजें आपको ऑथेंटिक नहीं नजर आ रही हैं? देखिए, अगर इनको बजट में करना था तो फिर इन्होंने टैक्स लगाने थे अशराफिया की, वो तमाम मराद को ख़त्म करना चाहिए था और इनको मराद देनी चाहिए थी। आपने देखा पीडीएम की गवर्नमेंट ने जब $3 अरब IMF से लिए, 1-1 अरब रुपये हर महीने को, और इनको दिए तरक्कियात के नाम पे, ये एक सियासी रिश्वत थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि IMF के अगर हम $130 अरब के मकरूज हैं तो उसका ऑडिट तो करो कि पैसा गया कहाँ इस्तेमाल हुआ, कौन से प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हुआ, हमें ये तो पता है। मुस्लिम लीग नून से पूछो, बोले हमने तो मोटरवे बनाए। अरे मोटरवे IMF के पैसों से नहीं बनी, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उससे बनी है। तो 2013-14 में मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत के दौरान $34 अरब IMF से लिए। मैं पूछता हूं कि उसका ऑडिट करो, बताओ कि वो पैसा कहां गया, कहां खर्च किया, कौन से प्रोजेक्ट में। 2008 से 18 तक इन 10 सालों में $34 अरब से $94 बिलियन तक IMF का कर्जा पहुंच गया, जबकि मुशर्रफ के दौर में $39 बिलियन था। 5 बिलियन उन्होंने पे किया और $34 अरब जब जरदारी साहब आए तब उनको देखे गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि पैसा कहां खर्च हुआ, इसका ऑडिट करो ताकि इस आवाम को पता चले। आज हम और आप इसकी कीमत अदा कर रहे हैं, पेट्रोल की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, यानी लोगों का जीना दुभर हो गया। मैं आगे गेस्ट की तरफ जाती हूँ। मेरा प्रॉब्लम तो ये है कि मैं मसले की हल की तरफ जाऊं, और जहां लोग तनकीद करते हैं ना, मोटरवे हमें सड़कों की जरूरत नहीं है, तो मैं उनको ये बताती चलूं कि आप अगर किसी मुल्क की डेवलपमेंट चाहते हैं तो वहां पे सड़कों की बिल्कुल जरूरत पड़ती है, मोटरवेज भी आपकी जरूरत है। फर्ज करें कि मुल्क आपका जो है ज़राअती मुल्क है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लोग कहते हैं हम किताबों में पढ़ते हैं, नहीं है ऐसा। आपके मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनती हैं। फर्ज करें कि आप जो है वो बलूचिस्तान में अंगूर, आपके बागात हैं, आपको अंगूर लेके आना है, सड़क नहीं बनी हुई, आपके अंगूर खराब हो जाएंगे, आपके ट्रक के ट्रक खराब हो जाएंगे। आपकी फिशरी है, फिशरी में से आपको मछली लेके आपको एक जगह से जानी है दूसरी जगह, तो वो खराब हो जाएगी वो चीजें। और ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बात बता रही हूँ, ऐसा होता है। तो वो जगहें जहां पे सड़कें बनाई जाती हैं उनको तनकीद का निशाना ना बनाएं, सड़कें होती हैं तो मुल्क में तरक्की होती है। हाँ, ये जरूर है कि मोटरवे जिस सूरत में बनाया गया था पंजाब में खासतौर पर, उसमें जो माइल्स को कम करने की बात की जाती है, माइल्स बढ़ गए थे, कम नहीं हुए थे। तो बहरहाल अगर शहबाज हुकूमत पे भी तनकीद होती है तो बिला वजह की कुछ बातों में तनकीद होती है। आपकी तरफ जाते हैं रज़ाक बाजवा साहब, बेहतरी तो नजर आ रही है कहीं पे। शहबाज शरीफ साहब को ख्याल तो आ गया है कि अवाम परेशानी में है, वो 3 महीने का रिलीफ देने की बात करते हैं, लेकिन ऐलान तो है, पीछे कोई होमवर्क नहीं नजर आ रहा कि किस तरह से होगा ये सब कुछ, कि 200 यूनिट और 300 यूनिट वालों को रिलीफ देना। देखें डॉक्टर साहब, जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त, ये एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के नाते में, किसी पीपी का कारकुन होने के नाते में बात नहीं कर रहा, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते बात। आप देखें जो सूरत हाल है मुल्क की, वो तो बहुत पेचीदा है। आप देखें कि कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से के पांव पकड़े जा रहे हैं किसी तरीके से इसको डिफॉल्टर होने से। जिस तरह खैर इन्होंने जो कह रहे हैं मौजूदा वफाकी हुकूमत के, जी हमने इसे बचाया, चलें जी बचा लिया, अब इसको चलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आप देखें कि आप इसीलिए काबीना का हिस्सा नहीं बने। नहीं, हमने तो ना हमने इस बजट की हिमायत की है, बस ठीक है, एक सरसरी सी हमने हिमायत की। पता है निजाम नहीं चलना। नहीं देखें, नहीं अगर हम हुकूमत से बाहर आ जाते हैं तो ये तो निजाम ही गिर जाएगा ना। हमने निजाम को भी नहीं गिरने देना। तो हमने वफाकी काबीना पहले जब हम लोग आना भी चाह रहे थे तो हमने कहा था इसको कम से कम इसका वेट रखे ताकि इसका वजन अवाम पर ना पड़े। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसीलिए काबीना का, वफाकी काबीना का हिस्सा हम नहीं बने और हम शायद ना बने। हालांकि हमें मिनिस्ट्रियों की हमें इतनी ऑफर है कि इतनी नून ली कह रही है, हमें अगर आपने 15 देनी है तो आप 30 ले लें हमसे। सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव पोस्ट कौन सी है आपको पता है? वो तो सारे प्राइम मिनिस्टर है ना, वो तो नहीं देखिए जमहूरियत में नहीं ऐसा नहीं, वो एक आईनी पोस्ट है। आप देखिए मेरी बात सुने, आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से पूछ लें, तजिया निगार से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट प्रेसिडेंट की नहीं है, इस वक्त मुल्क में मार्शाल्लाह नहीं लगा हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं बैठा हुआ, जनरल जियाउल हक नहीं बैठा हुआ, 58 भी खत्म
हो गया, लेकिन उसके बावजूद एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है वो सदर आसिफ ये अली क्रेडिट जरदारी भी आसिफ अली जरदारी को जाता है, जिसने 58 जी ये जिसका खात्मा उन्होंने खुद किया, यानी प्रेसिडेंट के इख्तियारात उन्होंने खुद खत्म किए थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब इस मुल्क को चलाने के लिए अगर आसमानी मखलूक और फरिश्ते भी आ जाएं तो इसका अब बेहद पेचीदा मामला है, क्योंकि जो 4 साल दौरे इक़्तिदार गुजरा है तब्दीली खान का, उसने तहस नहस तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। उसने जिस बेदर्दी से, क्योंकि देखिए वो तरबियत याफ्ता तो सियासी लोग थे नहीं, गैर तरबियत याफ्ता लोग थे, नाचने गाने वालों का एक टोले को हुकूमत दे दी गई। उन्होंने फिर जो हाल किया इस मुल्क का, बंदर ने जो आग लगाई अब शेर बुझा नहीं पा रहे, वही आगे आप देखिए उनके दौर में कर्जा जो है वो कहां से कहां 84,000 अरब मेरा ख्याल वो 42 से 84 पे चले गए थे। तो उन्होंने अच्छा चले मियां नवाज शरीफ तो कहता है मैंने मोटरवे बनाया। आप किसी को किसी भी अलकावात से नवाजे, हमारे चैनल का इससे कोई ताल्लुक नहीं, आपकी अपनी राय और अपनी बात लफ्ज हो सकते हैं, लेकिन चले तीर क्यों नहीं बीच में आया? आप शेर की बात कर रहे हैं कि शेर नहीं बुझा सके, ये बंदे ने पुत्र क्यों नहीं बन जाते? चले हम बातें तो बड़ी कर रहे हैं। दुरुस्त है, मैं नहीं ये समझता हूं कि इसमें कोई एक पार्टी कसूरवार है। मैं अपनी पार्टी को भी, हम सब पार्टियां कसूरवार हैं इस मुल्क पे जितना कर्जा चढ़ रहा है और जिस तरह की जो सूरत हाल हो गई है। आपके पास तो बड़े ऐसे लोग हैं जो सियासत को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं। एक बंदूक तोड़कर आप मुझे दे दे कि आप गोली चलाए तो मैं कैसे चलाऊंगा? सर आपके पास बंदूक का हशर क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उन 4 सालों में। मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास वो लोग मौजूद हैं जो सियासत, एस्टेब्लिशमेंट जानते हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया देख के आ चुके हैं, चीजों को समझते हैं, फिर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है। आप अगर ये कहते हैं कि उम्मीद नहीं है तो हम उम्मीद किससे रखें? हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भुट्टो साहब की कुर्बानी दी, फिर आप देखेंगे बेनजीर साहबा की हमने कुर्बानी। अब ये ठेका सारा आप हमें ना देना, कुछ और जो इदारे हैं जो इन मूर्तियों को बनाते हैं, जो इनमें रंग भरते हैं, जिन्होंने 4 साल के लिए एक फरिश्ता लाए, एक जगह पे रखने की इजाजत क्यों देते हैं? नहीं, हम तो अगर आप ये कहते हैं कि मूर्ति नहीं रखनी उसकी जगह तो नहीं होती, आप अगर नहीं करते, आप कहते मैं मानता ही नहीं हूं ये आप देखें कि हम तो तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा नहीं थे ना, हम तो उनकी भी कैबिनेट में नहीं थे, हम आज की कैबिनेट में भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रही है, ना नून लीग का ना मौजूदा हुकूमत का। हमने तो उस वक्त भी हम न्यूट्रल थे, हम आज भी न्यूट्रल है। हम तो मुल्क की बेहतरी के लिए। लोग आपको वोट इसलिए देते हैं कि आप न्यूट्रल रहे? नहीं, हमारी सूबे में अगर हमें मैंडेट मिला तो हम आ गए ना। बलूचिस्तान में लोग आपको इसलिए देते हैं वोट ताकि आप मसाइल हल करें। देखिए, हम मसाइल हल करने की कोशिश अभी आप उस पोजीशन में हैं कि आप हुकूमत का चूंकि हिस्सा हैं तो आप कुछ बोल भी नहीं रहे और लोगों ने आपको वोट दिया, तो अपोजिशन का किरदार भी आप अदा नहीं कर सकते। इस बजट पर भी बात की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने उस पर, हम आज भी उस पर तनकीद का निशाना, क्योंकि ये बजट हम देख रहे हैं, ये बजट जो है ये किसी वफाकी कैबिनेट ने या इत्तेहादियों ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। ये तो सबको पता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि IMF ने बनाया ये बजट। और IMF जो है जाहिर है वो अपने पैसे के लिए, अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपना वजीर खजाना भी वहीं से भेजा है, जिस तरह पहले आते रहे अब भी आए। अब तो उन्होंने मतलब IMF ने इस कदर वो मतलब पेचीदा कर दिया मामला, अगर वो ना देते तो हम डिफॉल्टर हो जाते, जो हमारा जरिया माश है सारी दुनिया में वो सारा बैंड हो जाता। अच्छा, हम अगर कोई हमें कर्जा ना दे, और मैं ये बताती चलूं कि वो जो IMF के कर्जे की बात होती है तो सिर्फ IMF का कर्जा नहीं है, और बहुत सारे कर्जे भी हैं हमारे पास। 78,000 अरब रुपए का कर्जा है जिसके बारे में से वो IMF का नहीं है और इदारों का भी है, लेकिन हम उस पोजीशन पे पहुंचे क्यों? 30 साल पहले ही बताया गया था कि ये हो जाएगा, तो हमने उसी बहती नैया में सिर्फ हाथ धोने के लिए पूरे मुल्क को, पूरी कौम को हमने दांव पे लगा दिया। आज पैदा होने वाला बच्चा भी कर्जे में डूबा हुआ है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और सलमान रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान रहमान साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान अहमद साहब, अभी बाजवा साहब हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी से। अब हम जब महंगाई की बात कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक होने की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि चीज़ों का हल नज़र नहीं आ रहा। हल हमें भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक और जुमला उन्होंने कहा कि हम कितना करें और हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ही करें, हम ही कर और कोई नहीं है यहाँ पे। उनका कहने का मकसद ये है। तो आप क्या कहेंगे, क्यों फिर पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में बनाने में साथ रही है और प्रेसिडेंट भी दूसरी दफा जो है आसिफ अली जरदारी साहब बने हैं? मसले हल कौन करेगा? देखें जी, पीपल्स पार्टी जो है वो
जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। और पीपल्स पार्टी ही नहीं, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीटीआई हो गई, एमक्यूएम हो गई, ये सारे इस प्रॉब्लम के में हिस्सेदार हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। ये पिछले 35-40 साल से हुक्मरान है इस मुल्क के, और आज इस मुल्क में जो भी सिचुएशन है, हालात हैं, उसके ये जिम्मेदार हैं। आप अभी बजट पे बात करेंगे तो बजट में देख लीजिए ना कि 18,000 अरब रुपए का बजट है, जिसमें से 8,000 अरब रुपए तो आपने सिर्फ सूद की मद में, जो आपने कर्जा लिया हुआ है उसके सूद उतारना है आपने। ये बाहर का सूद है जो आपने एक्सटर्नल कर्जा लिया हुआ है दूसरे मुमालिक से, IMF से और मुख्तलिफ वर्ल्ड बैंक से, एशियाई तरक्की बैंक से, तरक्याती बैंक से, चाइना से, अमेरिका से। ये उनका सिर्फ कर्जा वापस नहीं, कर्जे का जो सूद है वो 8,000 अरब रुपए बनता है। तो आप इस मुल्क में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब इस मुल्क की सिचुएशन यहाँ तक पहुंचाने में जो लोग जिम्मेदार हैं वो इस मुल्क का हुक्मरान तबका ही है, जिसमें वो अशराफिया भी शामिल है जो सियासतदान नहीं है लेकिन इस मुल्क के सियाह और सफेद के मालिक हैं। तो इस मुल्क में जो कुछ आज हालात हो गए हैं उसके बाद आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मुमालिक आपको कर्जा दे रहे हैं तो उनके आगे आपकी खुद मुख्तारी भी इस वक्त जो है वो रख दी गई है, गिरवी रखी हुई है आप ये कह लें। क्योंकि जब आप कर्जा ले लेते हैं और आपके पास कर्ज वापस करने के पैसे नहीं होते और आप कर्ज वापस करने के लिए मजीद कर्जा मांगते हैं तो आपकी सॉवरेनिटी तो उस मुल्क की खत्म हो जाती है। यही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान में अब पाकिस्तान के जो अवाम है, जो रहने वाले हैं, उनकी किस्मत का फैसला भी पाकिस्तानी स्टेट के बजाय वो इदारे जो पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हैं या वो मुमालिक जो पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हैं उनकी पसंद या नापसंद के मुताबिक हो रहा है। तो ये हालात आज इसलिए हैं कि जो हमारा हुक्मरान तबका है ये अपनी शाह खर्चियां, अय्याशियां अच्छा, ये तर्क करने को तैयार नहीं है। एक हल की तरफ जाते हैं। हल क्या है? IMF तो ये भी कहता है निचकारी करें और निचकारी की तरफ हमारे रास्ते बढ़ रहे हैं, लेकिन 1992 में, लेट मी कंप्लीट, एक क्वेश्चन है। 1992 में स्टडीज के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है कि तकरीबन 100 के करीब इदारे निचकारी की तरफ गए थे और उनकी जो आमदनी हुई थी वो भी ये जो नॉन डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, आपकी चीजें जो होती हैं उसमें खर्च हुए, आपकी पेंशन हो गई या आपका और जो खर्च है उसमें चले गए थे, डेवलपमेंट पे नहीं खर्च हुए थे। तो अभी क्या श्योरिटी है कि निष्कारी के बाद भी हम ठीक हो जाएंगे? PIA भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, बड़ी बोलियां लग रही थी, लेकिन अभी तक भी उसकी कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिली है। क्या निष्कारी हल है इसका? भाई निचकारी हो जाएगी तो ये जो निकम्मे पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान है इनकी पॉकेट मनी कहां से आएगी? ये जो सियासी जमातों के कारकुनान जो बगैर काम किए तनख्वाह लेना चाहते हैं इनकी तनख्वाहें कहां से आएंगी? क्या आप समझते हैं कि PIA की जो निचकारी है वो क्यों नहीं हो रही है? स्टील मिल की निचकारी क्यों नहीं हो रही है? एक इदारा बंद पड़ा हुआ है लेकिन उसको अरबों रुपए जो है हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से देती है, तो उसको चलाने के लिए किस लिए? वो सारे सियासी मकासद हैं क्योंकि उनका वोट बैंक मुतासिर होता है। तो इसलिए ये इस तरह की जो इदारे हैं इन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग पार्क होते हैं जिनको नवाजना होता है तो उनको पार्क कर दिया जाता है। मुख्तलिफ ऐसे इदारे जो कोई जैसे PIA है, आपको अगर किसी को चेयरमैन कौन है, आप देखिए कि स्टील मिल के ऊपर किन लोगों की तनख्वाह जा रही है। आप देखिए कि जो बाकी इदारे हैं, जो सिविल एविएशन का इदारा है, सिविल एविएशन के इदारे में कौन लोग लगे हुए हैं। तो ये इदारे इसीलिए निचकारी इनकी नहीं होती है क्योंकि ये एक तरह का पार्किंग लॉट है जो सियासी और गैर सियासी लोग अपने लोगों को नवाजते हैं। तो अब आप कह रही हैं कि हल क्या है? तो हल तो यही है कि जो इन्होंने टैक्स लगाने थे इन्होंने, तो उनका इस्तेमाल भी सही होना चाहिए था। अगर ये टैक्स आवाम से लगाए, आवाम के ऊपर टैक्स लगाते हैं और टैक्स लेने के बाद उसको अपनी शाह खर्चियों में खर्च करते हैं या अपनी मर्सिडीजों पे खर्च करते हैं, अपने आप देखिए इनका 300 अरब रुपए का जो है वो कौमी असम्बली का बजट है, इनके जो अखराजात हैं, इनके बैरूनी दौरे हैं, इनके ऊपर ये हजारों अरब रुपए खर्च कर देते हैं। तो पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आएगी? पाकिस्तान में बेहतरी तो जब आएगी
जब ये कर्ज अगर ले भी रहे हैं तो इस कर्ज को किसी ऐसी जगहों पे ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएं जहां से ये कर्ज की वापसी का रास्ता हमवार हो। अब आपने कर्ज ले लिया 40 बिलियन 50 बिलियन डॉलर जो है वो आपने सीपैक के नाम पे कर्ज ले लिया, लेकिन सीपैक को आप आज तक ऑपरेशनल नहीं कर सके। अगर आप ऑपरेशनल नहीं कर सके तो उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो है अभी तक। जब तक वो प्रोडक्शन नहीं देगा सीपैक का, जो जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी, तो आप उस पैसे को जो आपने लिया है उससे आप जब उसको रिटर्न कैसे करेंगे? तो रिटर्न आप लोगों की जेबों से निकाल के जेब काट के करेंगे। तो वही आप कर रहे हैं इस वक्त। आप लोगों को इजाफी इनकम टैक्स लगा रहे हैं। इनकम टैक्स लगाने के बाद जब वो बंदा इनकम टैक्स देने के बाद बाकी मानदा अपनी सैलरी से खरीदारी करता है तो उस पर 18% से 20% मजीद टैक्स दे रहा है। रहमान साहब, मुझे चूंकि दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाना है, मुझे एक बिटवीन द लाइन ढके छुपे लफ्जों में एक बात मुझे बताएं। जो जितने हमारे ताकतवर हल्के हैं, क्या उनकी आंखें बंद हैं? क्या वो ये समझ नहीं रहे कि चीजें किस तरह से हो रही हैं? क्या अगर कोई बजट किसी में हम कहते हैं, मैं वो डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रही हूँ, अगर वहां पे तनकीद की जाती है कि इतना बजट दिया जाता है, तो वहां पे जरूरी तो नहीं है वहां पे और इतने बड़े सेक्टर्स हैं कि जिसमें बिला वजह पैसा वहां पे भी जा रहा है। क्या उनको नहीं अंदाजा कि मुल्क की सलामती के लिए ये भी जरूरी है कि अगर इकोनॉमी की स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मुल्क नहीं चलेगा? वहां क्यों आंखें बंद हैं जो कि अपने आप को मुल्क के सबसे ईमानदार लोग कहते भी हैं भी, मैं नहीं कहती सियासतदानों से ज्यादा बढ़ के जो है मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन फैक्टर तो है ना इकोनॉमी का। क्या नहीं पता ये बात? नहीं तो हम उनको जिम्मेदार क्या करें? जो पसे पर्दा लोग हैं हम उनके ऊपर जिम्मेदारी कैसे डालें? जो पर्दे के सामने लोग हैं वो जिम्मेदारी उठाएं। अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो कम से कम पर्दे के ऊपर से तो हटे ना। कम से कम इस बात की तो जिम्मेदारी कबूल करें कि ये जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा हम ये नहीं कर सकते और हम ये मुल्क नहीं चला सकते। तो वो हटें ताकि पसे पर्दा जो लोग हैं जो अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो सामने आए अवाम के। तो इस जो सारा मसला ये है कि ये लोग इसलिए सही नहीं करना चाहते कोई भी, इसलिए कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर ये लोग इन मसाइल को सही करते हैं तो इनकी जो दुकानें जो चल रही हैं, जो बड़ी बड़ी इनकी गाड़ियां चल रही हैं, जो बंगले घर जो इनके खराजात चल रहे हैं, जो बैरूनी दौरे चल रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे। ये कहाँ से पूरे हो सकते हैं? सलमान साहब मेरे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद में कहते हैं कि बड़ी चीजें हमें नजर आती हैं, आप जाए वहां की दुनिया अलग होती है, आपको बहुत सारे लोग आपको नजर आते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ही अगर आप आसपास देखें तो ऐसी बहुत सारी चीजें बनते हुए आपको नजर आ रही होती हैं। कुछ नहीं तो आपको कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्या डिपार्टमेंट क्या नहीं, एक इदारे का गेट बन रहा था, सिर्फ एक कोई डिपार्टमेंट खुल रहा था, उसका सिर्फ गेट बन रहा था, और उस गेट को अगर आप देखें तो खाली वो उस इदारे का गेट बनने में कुछ नहीं तो 1 करोड़ की लागत तो जरूर आई होगी, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है। फिर आप कहते हैं कि फला डिपार्टमेंट में आपको पैसे की जरूरत है वरना पाकिस्तान नहीं चलेगा, तो भाई कहां से खर्चा कंट्रोल कर रहे हो? ये तो बता दो किस तरह से चीज बेहतर होंगी। आगे चलते हैं। फारूक राठी साहब, पाकिस्तान जब बना था 30 इयर्स हमारे गोल्डन एरा कहलाते थे। हालांकि हमारी जो एजुकेशन का मैयार था वो शायद 13% था, लिटरेसी रेट जो था हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक चीज थी कि अगर एक ने मंसूबा रखा है तो सियासतदान आके पूरा करेगा, या दूसरा आएगा तो वो पूरा करेगा। अयूब खान साहब ने सोच रखी थी स्टील मिल्स की, उसके बाद जो है वो भुट्टो साहब के दौर में सब कुछ हुआ। ये चीज क्यों नहीं आ रही सियासतदानों में? देखिए, मैं मिसाल दूंगा डॉक्टर महबूबुल हक का, कि उन्होंने जो 5 साल तरक्याती प्रोग्राम बनाया था वो उस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, और उसका असर ये हुआ कि कोरिया ने उस मेथड को अडॉप्ट किया और तो कोरिया आज तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो बात ये कि जो इन्होंने सलमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो फ्रंट मैन जो बैठे हुए हैं या तो वो पर्दे से हट जाए और जो पीछे के जो चला रहे इस सिस्टम को उनको आगे आने दो ना, ताकि पता चले कि ये सब कर कौन रहा है। ठीक है ना, हमें 70 साल के बाद आज ये पता चल रहा है कि इसके पीछे सब कौन लोग हैं जो आज हम इस हालत पे पहुंचे हैं। मैं कभी सुना था, सोचा था कि 300 रुपए का या 280 रुपए का पेट्रोल होगा, क्या कभी सोचा था कि 280 रुपए या 290 रुपए का डॉलर होगा? ये भी नहीं सोचा था कि कराची में जो LPG खरीदनी पड़ेगी घरों में चूल्हा जलाने। आप देखें ना, बगैर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, विदाउट R&D के आपने CNG के पंप धड़ाधड़ खोल दिए। आपने ये नहीं सोचा कि ये कब तक लास्ट करेगा। लोगों ने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए और आज वो पंप वगैरह वो इन्वेस्टमेंट लोगों की जाया हो गई।
तो वो काम करें जो रिसर्च करके आप उसको करें। अब आप देखें, मैं सोलर की मिसाल दूंगा कि आप सोलर के लिए धड़ाधड़ ड्यूटी फ्री सब कुछ है, लेकिन आपने कोई स्टैंडर्ड नहीं किया। आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने घर के लिए मैं सोलर बोले, नहीं सोलर के लिए तो आपको परमिशन लेनी होगी DHA से। अच्छा भाई, DHA में क्या, मुझे कहना पड़ेगा कि दे वर सो गुड एंड आई मीन, मैं DHA में जैसे पहुंचा हूँ तो एक कर्नल साहब थे, वहाँ के डायरेक्टर थे, मेरा ख्याल है कर्नल आमिर नाम था, जो भी होगा मुझे नाम याद नहीं। ही वाज सो हम्बल एंड सो कर्टियस। तो मैं हैरान हो गया कि ये लोग बातें करते, मैं पहली बार गया था एंड उन्होंने इतना चाय भी पिए। मतलब अगर इस तरह लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग की जाए तो कम से कम लोगों में एक हौसला होगा। मैं आपसे क्वेश्चन यही तो पूछ रही हूँ कि हम एक इदारे को जिम्मेदार बहुत सारी चीजों में ठहराते हैं, उनके बजट पे भी क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन क्या वो ही जिम्मेदार हैं तमाम चीजों के? क्या देखिए, हम सब जिम्मेदार हैं। आप इमरान खान साहब की बात करते हैं, इमरान खान साहब आए तो उनकी टीम पूरी करप्शन में अच्छे खासे लोग जो है इन्वॉल्व थे। इमरान खान साहब खुद कैसे हों ये अलग बात है। शहबाज शरीफ साहब अगर सीट पे बैठे, उन्हें भी पता है उनका पूरा सियासी करियर क्या, उनकी पूरी पार्टी दाव पे लगी हुई, वो फिर भी ये सारा निजाम चला रहे हैं। क्या वो खुद नहीं चाहते कि चीजें ठीक हों? ये सियासतदान क्या नहीं चाहेंगे कि चीजें ठीक हों? देखिए, शहबाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं, PDM में आए, क्यों आए? इसलिए कि उन्होंने आने के साथ ही सबने मिलकर 1100 अरब रुपए की जो करप्शन के केसेस थे वो खुद कानून बना के माफ कर दिए। किस तरह भाई? आज आप देखें कि हर तरफ करप्शन। अब अगर हम बिजली का देख लें कि रवा माली साल में 1300 अरब की बिजली पैदा की है और सार्फिन से जो है 3,446 अरब रुपए वसूल किए गए, यानी कि आपने बिजली की मद में 2,146 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाले नाजायज तौर पे। तो ये जुल्म है कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक अवाम के मैं यही आपसे पूछ रही हूँ, मैं नौजवान नस्ल पूछना चाहती है, मसले का हल क्या है? मसले का, हाँ, ये इसमें मैं बताता हूँ कौन करेगा ये, कौन? हमने तो ये देखा है कि निगरान हुकूमत का सेटअप होता है, जब डंडा होता है जनाब, नहीं मैं बताता हूँ मसले का हल। मैं बताता हूँ मसले का हल ये है कि अवाम को जिस पर एतमाद हो, अवाम ने जिसको वोट दिया हो, अवाम की मंशा के मुताबिक हुकूमत होगी, तो ये मसला कभी नहीं होगा और सियासी इस्तेहकाम आएगा। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत आई हुई है। मुझे बताए ना कि ये क्या है। हम और आप इलेक्शन डे पे बैठे हुए थे, हम तबसरा कर रहे थे, ठीक है, और मैंने एक बात कही थी, जब सुबह उठ के हम उठेंगे, आप लोगों ने कहा बड़े नाराज, और मैं कहा सुबह जब हम उठेंगे तो हम और आप देखेंगे जो चौथे नंबर पे है ना वो जीता हुआ, और जो जीता हुआ वो हारा हुआ। जवाब तो दे देंगे रज़ाक बाजवा साहब। बड़ी बात होती है इस हवाले से कि इलेक्शन ही गलत हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक और फैक्टर भी तो है, इससे इनकार नहीं किया जाता कि PTI को वोट पड़ा है, लेकिन सिंपैथी का वोट ज्यादा पड़ा, जिस तरह से 2008 में आपकी पार्टी को भी पड़ा था। तो क्या पूरे निजाम को चैलेंज कर दिया जाएगा इस वक्त? यही हल है कि जब अवाम की मंशा से हुकूमत आएगी तो ये मसले खत्म हो जाएंगे? डॉक्टर साहब, मैं फारूक साहब से पूछता हूँ कि चलें हम 2018 वाली गवर्नमेंट को मान लेते हैं जी, चलें जी, अवाम ने उसको वोट दिया था, वो अवाम की ताकत से आए थे, यानी वो मैं मान लेते हैं मेरे सामने तो ना कहे ना। नहीं, अब क्या कहा चले, वो तो अवाम की ताकत से आए थे ना, वो बता देते ना 2018 वालों ने क्या किया है। मुझे फारूक साहब एक कोई काम गिनवा दें। चले, नवाज शरीफ ने तो कर्जा लिया, सर अभी चले पीपल्स पार्टी ने तो कर्जे लिए, उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा अवाम के लिए। ये जो 18 वाली गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? खूबसूरत चलता हुआ पाकिस्तान था 16, 17, 18। जैसे 18 में ये इन्होंने जो है वो 65 रुपए पे पेट्रोल था और नाच गाना लगाया हुआ था। कोविड भी आया पूरी आलमी सतह पे। अरे कोविड आया, बिल्कुल आया डॉक्टर साहब, उस कोविड का जो मुकाबला इन्होंने किया, चले जी, अब मुल्क को इन्होंने किस डगर पर खड़ा कर दिया। अब ये कहते हैं कि जी अवाम की मुंतखब हुकूमत जो है ये नहीं है वो थी, चले जी हम उसे मान लेते हैं। तो वो अपनी कारकर्दगी तो बताए ना, वो गवर्नमेंट जो 18 वाली गवर्नमेंट, मुझे बता दें फारूक साहब को एक काम बता दें, एक काम बताएं। बिल्कुल, मैं अपना टाइम भी देता हूँ, बताएं। 6.38% की GDP ग्रोथ रेट के साथ फारूक भाई, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम इन बातों को नहीं जानते। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट आप बताएं, आपने आटा सस्ता किया,
आप बताएं कोई रोड बनाया, कोई कॉलेज बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई डैम बनाया, कोई कुछ आपने एयरपोर्ट बनाया, कोई बिजली का, अरे छोड़ो, आपने तो पता नहीं 10 मेगा डैम का कंस्ट्रक्शन सारा झूठ, सारा झूठ का पलंदा, कुछ नहीं किया, एक बोरी सीमेंट नहीं खर्च की। स्टेट बैंक के मुताबिक भाई इन्होंने पीजीआई की गवर्नमेंट खजाने में छोड़ के गई। मैं पूछता हूं तो पैसा हम मान लेते हैं 18 वाली मैंने इसका पहले भी आपको जवाब दिया था, क्योंकि डॉलर रेट्स हमारे बढ़ गए थे, तो ये ना कहें कि वो पैसा कहाँ गया। वो पैसा इसलिए भी जाता है क्योंकि जब आपके डॉलर के रेट्स घटते हैं तो जाहिर सी बात है आपके खजाने में पैसों की कमी हो जाती है। ऑडिट उन 4 सालों को भी ऑडिट रिपोर्ट मांगे ना आप, खान साहब के दौर था, हर चीज की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। आपने IMF से पैसे भी, उसकी भी ऑडिट। ये रज़ाक बाजवा साहब, इसका एक छोटा सा जवाब ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं बाइस्ड नहीं हो रही कि खान साहब के दौर में डेवलपमेंट के काम नहीं हुए जिस तरह से होने चाहिए थे, लेकिन ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है, उतना नहीं खाया गया कि जिस तरह से दूसरी पार्टीज ने खाया था। ये दोनों चीजें गलत हैं। अगर डेवलपमेंट के काम हो जाते तो शायद मुल्क तरक्की कर जाता, लेकिन घड़ी छोड़ी, ना कालीन छोड़ा, ना गुलदान छोड़ा। आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ सर वो घड़ी, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। जितनी चीजें 190 मिलियन पाउंड वाला भी मसला हुआ, लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर आप 100 देखिए सर, देखिए अगर 190 मिलियन पाउंड की बात करेंगे ना, तो मैं फिर वो वाली बहरिया टाउन वाली जमीन की भी बात करूंगी कि जिसपे जो है वो दी किसने थी, और जो इतनी बातें हो रही है उसपे क्यों 4,500 अरब लेके जो है मामला रफा दफा हुआ। जब आपने शुरू सर वो जो उन्होंने शुरू किया था ना डैम बाबा ने, सर वो डैम बाबा ने जो शुरू किया था ना, ये उसी का नतीजा था जो 190 मिलियन पाउंड वाला मसला हुआ। जब एक दफा आप रिलीव कर देंगे ना, करप्शन का रास्ता खोलेंगे, तो करप्शन के रास्ते पर आगे खुलते चले जाएंगे। 76 सालों से पाकिस्तान में करप्शन है और वाकई है, बिल्कुल मैं इसको मानता हूं। और मैं तो ताकतमंद इदारों से भी गुजारिश करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करता हूं, गवर्नमेंट के जो तमाम FIA हैं, नेब है, एंटी करप्शन, भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है करप्शन को रोकना, क्यों नहीं रोक रहे? चले ठीक है, मैं बात करती हूँ सलमान अहमान साहब से, क्योंकि प्रोग्राम अपने आखिरी मराइल में। सलमान अहमान साहब, ज़वाले अखलाक की बात की जाती है, करप्शन, उर्दू में ज़वाले अखलाक कह लें उसको। ये 18वीं तरमीम हो गई है, हम चाहते हैं कि स्टेप की तरफ जाएं, पहला स्टेप, कोई बेबी स्टेप ले लिया जाए। क्या 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपनी सतह पे, खास तौर पे पीपल्स पार्टी सिंध में एक बड़ी मजबूत पोजीशन में, हम पंजाब में कह सकते हैं कि चलिए 45 और 47 वाला मसला है, लेकिन ये जो एक वाहिद सूबा है, इस पे जो हुकूमत है ये काफी अरसे से कायम है। मुझे ये बताएं कि क्या बेबी स्टेप लेके भी अगर हम एक एक सेक्टर को शुरू करें और सूबे की सतह पे करें, तो क्या मसले हल नहीं हो सकते? क्या हम कमा के वफाक को नहीं दे सकते? क्या इस मामले में हम संजीदा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जी, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। और काम कौन करेगा? अभी ये साहब कह रहे थे कि जी आवाम की मंशा से हुकूमत जो आएगी तो वो मसाइल का हल कर लेगी। चले, मैं मान लेता हूँ कि 3 सूबों में आवाम की मंशा की हुकूमत नहीं है, KPK में आवाम की मंशा की हुकूमत है। वहां पे आपने किसको लगाया है, क्या आपका रिजल्ट है, क्या आपकी प्रोग्रेस है? तो मसला ये नहीं है कि आवाम की मंशा से लोगों ने आना है, मसला ये है कि जो हुक्मरान जो हुकूमत में आए वो फिर आगे अहल लोगों को ओहदों के ऊपर लेके आए। क्या पाकिस्तान में इस वक्त या जो हुक्मरान है या जो इस माजी में हुक्मरान रहे, उन्होंने अहल लोगों को सही ओहदों पे बैठाया? क्या अब हमारे सामने मिसाल उस्मान बुज़दार की मिसाल कोई अच्छी मिसाल है? क्या महमूद खान की मिसाल कोई अच्छी मिसाल है? या इस वक्त KPK में गंडापुर साहब जो कुछ कर रहे हैं, वहां पे वो अपने तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब किस चीज से उनके हाथ बंधे हुए हैं? तो वहां पे तो उनको अवाम ने वोटों से मुंतखब किया है ना, तो वहां पे वो तरक्की की शरह को इंक्रीज क्यों नहीं कर लेते? वहां पे वो तमाम मंसूबे वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर लेते जो वो वफाक की सतह पे करना चाहते हैं? और दूसरी बात मैं एक और बात कहता चलूं, देखे जो भी हुक्मरान, जो भी लोग इस वक्त सियासतदान आए हुए हैं, उनकी कुछ ना कुछ अवाम के अंदर जो है वो पजीराई जरूर है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने वोट ही नहीं दिया और बगैर वोट के आ गए हैं। सही है। तो कहीं ना कहीं मतलब असल चीज ये नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, असल चीज ये है कि जो हुक्मरान आ रहा है, जिसको लाया जा रहा है, वो आगे जो ओहदे हैं उनके ऊपर किन लोगों को बिठा रहा है। शौकत, आप इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी साहब आ जाए या शहबाज शरीफ आ जाए,
आपने वजीर खजाना वो शौकत तरीन को ही बनाना है, हाफिज शेख को ही बनाना है, आपने अभी जो औरंगजेब साहब हैं इन टेक्नोक्रेट्स को ही बनाना है, तो फिर आपकी अपनी काबिलियत कहाँ है? तो मसला सारा ये है ना कि आप किन लोगों को ओहदों पे लेके आते हैं। आपके सामने अभी है कि हर सूबे के वजीर आला को कंपैरिजन कर लें, आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो आपको अवाम लेके आई है, आप किसको लेके आ गए? आप अपनी कारकर्दगी बताने को तैयार नहीं है। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो वफाक पाकिस्तान के ऊपर आपका कब्जा हो जाए और आप वहां की जो आला तरीन कुर्सी है आप उस पर बैठ जाए। तो ये इस तरह से पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान जब ही चल सकता है जब सब अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करें। आप पाकिस्तान में इस वक्त हालत देख लीजिए कि जुडिशरी की ये हालत ये है कि अपने ऊपर अगर एक लफ्ज आता है तो आप देख लीजिए उनके तौहीन अदालत भी लग जाती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन आप इनकी तनख्वाहें देख लीजिए, आप इनके मराद देख लीजिए, आप इनकी पेंशनें देख लीजिए, आप हमारे दूसरे इदारों के जो लोग फारूक तहसील होते हैं उनकी तनख्वाहें देख लीजिए, उनको दूसरे इदारों में जो अपॉइंट किया जाता है अब वो देख लीजिए। तो ये तमाम चीजें, ये एक पूरा चक्कर है, पूरा एक सिलसिला है जो खत्म नहीं हो रहा। और ये सारा कुछ चल रहा है जो पाकिस्तान में जो आम आदमी है ना, आम आदमी की जेब में से निकाल के ये खर्चे किए जा रहे हैं। ये आप अपने खर्चे जो शाफिया खर्चे सलमान हैं अहमद जो साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ थे। फारूक राठी साहब आपका बहुत शुक्रिया और रज़ाक बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। चीज़ें हम कहते हैं कि बेहतर कैसे होंगी, बेहतर उसी वक्त हो सकती हैं 18वीं तरमीम आपके पास एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। सूबे अगर चाहें तो अपनी सदा पे करप्शन को रोक के एक छोटे छोटे काम जरूर कर सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा पे हम तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन अगर वो छोटा बहुत भी काम अपने सूबे के लिहाज से कर रही हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी कहीं पे काम कर रहा है, मुराद अली शाह साहब भी कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसका फिर नताइज भी सामने आने जरूरी हैं कि किस तरह से चीजें चलेंगी। अगर 30 साल पहले एक इंडिकेशन दी गई थी कि अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो आगे ये हालात होंगे, तो आज आप देख रहे हैं कि हम उन हालात पे पहुंच गए हैं। तो यकीन मानिए कि ये तो सिर्फ एक साल है, एक साल में अगर हुक्मरान नहीं सुधरे ना तो आपके और हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। आज किसी का दफ्तर यहाँ पे कायम है, कहीं और भी कुछ और भी कायम हो सकता है कि जनाब फिर आपको वाउचर्स की हर चीज पूछ के करनी पड़ेगी। अभी भी वक्त है सियासतदानों के पास कि वो सुधर जाएं और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई अपने मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।